ऐसे फॉर एग्जाम्पल CSS 2020 पेपर देखें आप, इसका ऐसे का 6 टॉपिक्स करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स से हैं, और हर साल 5 से 6 टॉपिक्स करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के आपके ऐसे पेपर में आते हैं। इस बार तो इस्लामियात में भी टू नेशंस थ्योरी पूछी थी एग्जामिनर ने। जिन्होंने पेपर दिया हुआ है उनको पता है कि पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स कितना मैटर करते हैं आपकी पेपर्स में और थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। अब मिस्टेक्स क्या होती है, कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। नंबर 1, रीडिंग न्यूज़पेपर विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ पास्ट इवेंट्स। एस्पिरेंट्स जब सीएसएस प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में डॉन न्यूज़पेपर या एक्सप्रेस ट्रिब्यून पढ़ने बैठ जाते हैं, लेकिन पास्ट इवेंट्स का उन्हें पता नहीं होता। एज अ रिजल्ट न्यूज़पेपर समझ ही नहीं आती। इवन हमें भी मैसेजेस आते हैं कि सर न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका बताएं। फॉर एग्जाम्पल, आपको करंट नेचर ऑफ पाक यूएस रिलेशन समझ ही नहीं आएंगे जब तक आपको पाक यूएस रिलेशंस ड्यूरिंग कोल्ड वॉर 1980s या आफ्टर 9/11 नहीं पता होंगे, नहीं समझ आएंगे। इसीलिए मैं ये कंबाइन सेशन पढ़ाता हूँ करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का, हिस्ट्री से लेके करंट तक, ताकि आपको पीछे का भी पता हो और करंट का भी पता हो। सेकेंड है, काफी सारे स्टूडेंट्स की ये साइकी होती है कि हम करंट अफेयर्स और पाकिस्तान के जो करंट इश्यूज हैं वो हम दिसंबर में, नवंबर में या सितंबर के बाद करेंगे। ये टोटली रॉन्ग अप्रोच है। जैसे कि आप सब ने CSS 2026 का ऐसे का पेपर देखा, IR का पेपर देखा, पॉलिटिकल साइंस का पेपर देखा, सारे करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स से भरे पड़े हुए हैं। अगर आपका बेस, अगर आपकी फाउंडेशन ही वीक है तो ये सब्जेक्ट्स भी आपको समझ कोई नहीं आने वाले। ठीक है। एंड लास्ट, एवेल्युएशंस। मैंने आपको क्या कहा कि CSS का राज CAPA में छुपा हुआ है। तो ये CAPA के टॉपिक्स एंड एवेल्युएशंस ही होती हैं जो आपके CSS प्रिपरेशन को बूस्ट करती हैं। 4 साल से तो मैं भी पढ़ा रहा हूं करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, और हमेशा से स्टूडेंट्स को एक ही बात कही है कि यूर CSS रिटन पार्ट डिपेंड्स ऑन यूर राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स एंड प्रैक्टिस के बिना कोई भी CSS PMS नहीं है। मैं अपना एक एग्जांपल देता हूं आपको। जब हमने CSS प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैं एक अफसर के यहाँ गया था गाइडेंस के लिए, ऑप्शंस के लिए। जब उनके ऑफिस गया, वो बैठे हुए थे, उन्होंने कोई बात ही नहीं की। एक सिंपल सेंटेंस मुझे कहा कि बेटा कल आना और 2 पैराग्राफ लिख के आना। मैं जाके परेशान हो गया कि सर ऑप्शनल्स इतना मैंने सोचा था पूछूंगा ये, उन्होंने कुछ भी नहीं वो कहा कि 2 पैराग्राफ कल लिख के आना। नेक्स्ट डे 2 पैराग्राफ लिख के मैंने उनके सबमिट करवाए, लाल कर दिए उन्होंने कि बेटा यहाँ आप स्टैंड कर रहे हो अब, ठीक है, यहाँ आप स्टैंड कर रहे हो क्योंकि आप रिटर्न की तैयारी के लिए मेरे पास आए हैं। अगर आप इंटरव्यू के लिए मेरे पास आते हैं तो मैं आपके इंटरव्यू लेता, क्योंकि आप रिटर्न के लिए मेरे पास आए, तो लिखना नहीं आता तो कोई CSS PMS नहीं है। तो मैं भी कोई इंटरव्यू की तैयारी आपको नहीं करवाऊंगा, ना ही आपको मैं MPhil करवाऊंगा, ना ही मैंने आपको PhD करवानी है। मेरा काम है आप लोगों की रिटर्न पास हो। द फर्स्ट स्टेप रिटर्न है, इंटरव्यू बाद में आता है। और रिटर्न पास करने के लिए राइटिंग स्किल्स, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पता होनी चाहिए। पेपर कोई सा भी हो, कोई सा भी हो, 3 घंटे में करना है आपने, फिर ये बस होते हैं आपके पास। मतलब 35 मिनट्स हैं आपके पास एक क्वेश्चन करने के, 35 मिनट्स हैं, कैलकुलेट कर लें। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, राइटिंग स्किल्स नहीं है, आपकी एवेल्यूएशंस कभी हुई नहीं है, 35 मिनट्स में एक क्वेश्चन होगा ही नहीं है, होगा भी नहीं, और 4 क्वेश्चन कभी कंप्लीट भी नहीं होंगे। अक्सर यही स्टूडेंट्स की कंप्लेन होती है कि सर पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, सर मिस्टेक हो गई सर। और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो 30 मार्क हार बनते हैं, वो दिसंबर में मॉक्स ज्वाइन करते हैं। मॉक्स देंगे हम दिसंबर में, लास्ट मंथ में किला गाड़ देंगे, न्यूक्लियर बम बन जाएंगे, हम FPSC के ऊपर गिर जाएंगे। भाई दिसंबर में आप जब लिखोगे, एक मंथ में आपकी जब मिस्टेक्स निकलेगी, और रेक्टिफाई कब करोगे फिर? इस बार तो पेपर भी जनवरी में है क्योंकि फेब में रमजान है, फरवरी में रमजान है, तो इस बार पेपर आपके जनवरी में है। तो आप जब दिसंबर में लिखना शुरू कर देंगे, एक मंथ में आप इतनी परफेक्शन आ जाएगी, आपकी कोहेरेंसी, लॉजिकल सीक्वेंस, सब चीजें आ जाएगी आपकी राइटिंग में। तो ये रॉन्ग अप्रोच होती है। और आपके एग्जामिनर के पास आप नहीं बोलते हैं, आपकी कॉपी बोलती है, आपकी आंसर शीट बोलती है।
तो ये मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से पासिंग रेशियो भी कम है, 2.5% है, उससे भी शायद कम है, और सीएपी में मार्क्स भी कम है आप लोगों की। ये कॉमन रीजन है। जितना जल्दी समझ आए आपको उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। अदरवाइज फिर पेपर्स के बाद आप आ जाते हो, सर अब क्या करें बताएं। इंपॉर्टेंट नोट देखें। इस सेशन में हम पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान मूवमेंट भी कवर करेंगे। पाकिस्तान के जो करंट इश्यूज हैं, पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशनल है, इकोनॉमिक है, फॉरेन पॉलिसी है, या दूसरे सोशो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, या ग्लोबल इश्यूज हैं। जैसे आजकल यूएस ईरान वार चल रही है, मिडिल ईस्ट में वार चल रही है, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स देखें, रीजनल रीअलाइनमेंट हो रही है, ग्लोबल रीअलाइनमेंट हो रही है, या यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, नेटो को देखेंगे, रशिया यूक्रेन वॉर है, ब्रिक्स है या एससीओ है, दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, इनको सबको कवर करेंगे हम। सेशन के बारे में बता देता हूं मैं। कंटेंट मैं खुद दूंगा, कोई भी बुक मैगजीन लेने की कोई भी नीड नहीं है। कंटेंट इस वजह से मैं खुद दूंगा ताकि आप वो टॉपिक पढ़ें और अपनी राइटिंग पे काम करें, अपनी राइटिंग पे ज्यादा फोकस हो। कंटेंट देना मेरा काम है, कोई स्लाइड्स नहीं दूंगा, नोट्स ही दूंगा प्रॉपरली। आल्सो ये आपकी वन टाइम सब्सक्रिप्शन है, ये ध्यान से सुने। ये टोटल 8 वीक्स का ही सेशन होगा, ठीक है, लेकिन ये 8 वीक्स का नहीं होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल 8 वीक्स तक आपका, मतलब 8 वीक्स, 2 मंथ्स बने ना, 2 मंथ्स तक आपका सेशन ये खत्म हो गया, ओके। लेकिन ये खत्म नहीं होता, जस्ट आपकी एवेल्यूशन खत्म होती है। जब भी नया सेशन आता है, जब भी नया सेशन आता है, मैं ओल्ड स्टूडेंट्स को मैं बुला लेता हूं मैं, कि आप वापस आ जाएं और ये टॉपिक कवर कर लें, ओके। तो वो नवंबर तक साथ ही होते हैं, वो स्टूडेंट्स नवंबर तक साथ ही होते हैं मेरे। जब भी नया टॉपिक आएगा मैं बुला लेता हूँ वापस, और नोट्स भी दे देता हूँ। जैसे आज की क्लास में फेब वाले सेशन के स्टूडेंट्स हैं, क्लास के बाद इनको मैं नोट्स भी दे दूंगा। तो आप वन टाइम सब्सक्रिप्शन है, बार बार कोई करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स का सेशन आपको ज्वाइन करना नहीं पड़ेगा, ना ही मैगजीन लेनी पड़ेगी। दिस इज वन टाइम सब्सक्रिप्शन। क्लासेस आपकी मंडे टू थर्सडे होंगी, ठीक है। वीकली टाइम बाउंड एवेल्यूएशंस होंगी आपकी। मेरी स्ट्रेटेजी सिंपल होती है कि बच्चे को 35 मिनट्स या 40 मिनट्स में एक क्वेश्चन करना आए, ओके। फर्स्ट असाइनमेंट में मैं आपको 2 घंटे देता हूं, 2 घंटे में असाइनमेंट करें, ठीक है। सेकेंड असाइनमेंट में वो 1.5 घंटा कर देता हूं, थर्ड असाइनमेंट में 1 घंटा, फोर्थ असाइनमेंट में 40 मिनट्स, इस तरह से, ताकि आप परफेक्शन तक आ जाए, 45 मिनट्स या 40 मिनट्स तक आ ही जाएं आप। तो वीकली एवेल्यूशंस होंगी आपकी। स्पेशल फोकस होगा पाकिस्तान के करंट इश्यूज पे, ग्लोबल इश्यूज पे। आल्सो राइटिंग टेक्निक्स में मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल ये वर्ड आ जाता है एक्सप्लेन, कमेंट, क्रिटिकली एनालाइज, इससे क्वेश्चन की नेचर भी चेंज हो जाती है। वो किस तरह से अटेम्प्ट होंगे, वो किस तरह से अटेम्प्ट होंगे, ये सब चीजें हम सीखेंगे। अगर कोई बच्चा जो है वो रिकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल क्लास मिस हो जाती है, कोई इमरजेंसी है, तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है 24 आवर्स के लिए, तो रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, क्लास लाइव ही होगी, लेकिन हर क्लास की रिकॉर्डिंग होती है। क्लियरिटी है सबको? जल्दी से बताएं। सबको क्लियरिटी है रिगार्डिंग द सेशन? नोट्स में दूंगा आपको। आपकी वीकली एवेल्यूशन होगी, वन टाइम सब्सक्रिप्शन है, नवंबर तक आप लोग साथ होंगे, ओके। इससे ज्यादा तो कुछ कर भी नहीं सकता मैं। यूएस ईरान एग्रीमेंट, ये टॉपिक ये टॉपिक आपका पीए में भी आएगा, सीए में भी आएगा इस साल, ठीक है, एसए में भी आएगा। देख लेना आप लोग ये टॉपिक, और वो किसी भी डायमेंशन में पूछे, किसी भी डायमेंशन में वो पूछे, ठीक है। लेकिन लेकिन ये क्वेश्चन आएगा इस पे, और इस पे पीएमएस में भी मेरे ख्याल में आया हुआ है, ऐसे आया हुआ है इस पे, पीएमएस में भी आया हुआ है। पाकिस्तान इज ए ग्लोबल पीस मेकर, ओके। अब ध्यान से सुनते जाएं। 14 जून 2026 को यूएसए एंड ईरान ने एक एमओयू साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अनाउंस किया, जो कि साइन हुआ 17 जून को। इस एमओयू से 107 दिन की जो वॉर थी बिटवीन ईरान एंड यूएसए, वो एंड होती है।
यूएस ने जो ईरान के पोर्ट्स को नेवल ब्लॉकेड किया था वो भी रिमूव होता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ओपन होने का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। ये एग्रीमेंट कोई फाइनल पीस ट्रीटी नहीं है, इनफैक्ट इट इज अ टेम्पररी पास जिससे दोनों साइड्स को 60 डेज मिले हैं। 60 डेज, 2 महीने, 60 डेज मिले हैं फॉर टॉक्स। इन 60 डेज में दोनों साइड से नेगोशिएशंस करनी है की इश्यूज पे। कौन से की इश्यूज हैं? 2 की इश्यूज हैं। एक है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, सेकंड है जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे, जिसको आप पाबंदियां कहते हो, उर्दू में पाबंदियां कहते हो आप। ये डील एक शॉर्ट विंडो ओपन करती है बातचीत करने के लिए एक शॉर्ट विंडो ओपन करती है कि तो फिगर आउट दीज इश्यूज, इन इश्यूज को रिजॉल्व करना है। अब इस डील से वॉशिंगटन में, पर्टिकुलरली यूएसए में, कुछ लोग इससे खुश नहीं है। क्यों? कुछ लोग यूएसए में कहते हैं कि ये जो डील है ना, इससे ईरान को ज्यादा फायदा है एज कंपेयर टू दी 2015 न्यूक्लियर डील, जिसको आप ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी कहते हो, जेसीपीओए। क्योंकि 2015 डील में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर स्ट्रिक्ट लिमिट्स इंपोज की गई थी, और बदले में यूएस ने ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस थे वो हटा दिए थे। इजराइल जो है वो भी इस डील से खुश नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, वो क्यों खुश होगा? ये तो ऑब्वियस ही बात है कि क्यों खुश होगा वो। ठीक है। और इजराइल कहता है कि दिस डील इज अ बेड बार्गेन, मतलब घाटे का सौदा किया है यूएस ने। आसान से लफ्जों में समझो कि घाटे का सौदा किया है यूएस ने। आल्सो ईरान भी यूएस पे या इन नेगोशिएशंस पे फुली ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि ईरान का जो एक्सपीरियंस है ना वो कोई अच्छा नहीं है यूएस के साथ नेगोशिएशंस में। फॉर एग्जांपल, ये वॉर स्टार्ट हुई थी 28 फेब को, ओके। लेकिन इस वॉर से पहले 2 दिन पहले तक 26 फेब तक भी नेगोशिएशंस चल रही थी। ठीक है, नेगोशिएशंस चल रही थी जिनेवा में, जिसको मीडिएट कर रहा था ओमान। 26 फेब तक तो नेगोशिएशंस चल रही थी, लेकिन उन नेगोशिएशंस में यूएस कोई सीरियस नहीं था। दैट इज वाई ईरान डज नॉट ट्रस्ट दीज डील एग्रीमेंट्स विथ यूएसए। जब वॉर स्टार्ट होती है ऑन 28 फेब, तो पाकिस्तान एक न्यूट्रल स्टेंस लेता है, जो कि अच्छी बात थी, हमें न्यूट्रल स्टेंस ही लेना था, ओके। और पाकिस्तान का स्टेंस ये होता है कि इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट की जाए और मसले को डिप्लोमेसी एंड नेगोशिएशंस के थ्रू रिजॉल्व किया जाए। एंड पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की वजह से ही ये डील पॉसिबल हुई है, ऑब्वियसली बात है। जो स्विट्जरलैंड में टॉक्स हुए एंड यूएस ईरान डील, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। कि हमने एक वार, रीजनल वार, जिसके इम्प्लीकेशंस ग्लोबल भी थे, मतलब वार तो रीजनल थी लेकिन उसके ग्लोबल इम्प्लीकेशंस भी आ रहे थे, हमने उसको एंड किया है। पाकिस्तान ही क्यों मीडिएटर बना? यहाँ पे एक सवाल आता है कि पाकिस्तान ही क्यों मीडिएटर बना? दूसरे भी थे, चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान, वाई पाकिस्तान? या पाकिस्तान पे ही ईरान और यूएस ने क्यों ट्रस्ट किया? वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के ईरान के साथ और यूएसए के साथ क्लोज रिलेशंस हैं। ईरान हमारा नेबर है। आल्सो पाकिस्तान में सेकंड लार्जेस्ट, मतलब ईरान के बाद सेकंड लार्जेस्ट शिया पॉपुलेशन पाकिस्तान में है। आल्सो ट्रम्प भाई साहब को आपने नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया था, याद करें, है ना? नोबेल पीस प्राइज दिया था आपने, नॉमिनेट किया था, मिला नहीं था वो अलग बात है, लेकिन नॉमिनेट तो किया था ना। आल्सो जो दूसरे रीजनल प्लेयर्स हैं, जैसे कतर है, सऊदी है, या टर्की है, या इजिप्ट है, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था, ओपन क्लास में पढ़ाया था मैंने। ठीक है, रीजनल रीअलाइनमेंट पढ़ाया था मैंने आपको। उन्होंने भी पाकिस्तान को पुश किया कि आप मीडिएट करें, जिससे पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक वेट है ना मीडिएशन में, वो इंक्रीज हो गया, वो इंक्रीज हो गया। रीजनल पार्टनर्स में ने भी सपोर्ट किया, इवन चाइना ने भी सपोर्ट किया
ठीक है, चाइना को भी हमने कॉन्फिडेंस में लिया था। जल्दी से वार का जो है वो ओवरव्यू दे देता हूं कि कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से ये वॉर ट्रिगर हुई। 28 फेब को यूएस एंड ईरान ने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स लॉन्च किए ईरान पे, जिसमें ईरान की लीडरशिप को टारगेट किया गया और ईरान की जो स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज है उनको भी टारगेट किया गया। इस ऑपरेशन को ट्रम्प ने नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इस ऑपरेशन के रिजल्ट में ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला खमनाई, वो शहीद हो गए। जवाब में ईरान ने फिर भी मिसाइल्स या ड्रोन अटैक्स किए इसराइल के भी अगेंस्ट, और जितने भी यूएस के बेसिस हैं गल्फ कंट्रीज में, जितने भी यूएस के बेसिस थे उन सबको टारगेट किया। ठीक है, सून ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ईरान इसराइल यूएस तक रेस्ट्रिक्ट नहीं रहा। इस कॉन्फ्लिक्ट ने रीजनल शेप एडॉप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो पूरे रीजन तक आने लगे, बिकॉज ईरान ने सारे गल्फ स्टेट्स पे स्ट्राइक किए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज भी ब्लॉक कर दिया। तो इस वॉर ने एक रीजनल शेप एडॉप्ट कर लिया। एक तरफ यूएसए नेगोशिएशंस एंड टॉक्स भी कर रहा था ईरान के साथ, और दूसरी तरफ यूएसए की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स भी हो रही थी रीजन में, मिडिल ईस्ट में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स भी हो रही थी, मतलब नेगोशिएशंस भी कर रहा था वो। 26 फरवरी को नेगोशिएशंस चल रही थी जिनेवा में, लेकिन साथ साथ ये मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स भी हो रही थी मिडिल ईस्ट में। ठीक है। और जब नेगोशिएशंस फेल होती हैं तो ट्रम्प ने मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया। ट्रम्प ने कहा कि ईरान को हमने हर अपॉर्चुनिटी दी थी कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे, बट ईरान ने उन अपॉर्चुनिटीज को रिजेक्ट किया। इसलिए यूएस ने मैसिव ऑपरेशन लॉन्च किया। आल्सो जो ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया 1979 का, उसके बाद इजराइल और ईरान के रिलेशंस भी खराब रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा जो बड़ा दुश्मन है इजराइल का वो ईरानी है, वो ईरानी है। इसीलिए इसीलिए लास्ट ईयर जून में जून में 12 डेज वॉर भी हुई थी। याद करें, 12 डेज वॉर भी हुई थी। यहां तक क्लियरिटी है? जहां तक क्लियरिटी है जल्दी बताओ। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ वॉर पे। कॉस्ट ऑफ वॉर फॉर यूएसए, ईरान एंड वर्ल्ड। कॉस्ट ऑफ वॉर पे आते हैं। कॉस्ट ऑफ वॉर में सबसे पहले है ह्यूमन कॉस्ट। ह्यूमन कॉस्ट, यूएसए के 13 ट्रूप्स जो हैं वो मारे गए। ईरान ने या ईरान के 3,375 पीपल जो है वो मारे गए हैं, और इनमें इनमें 170 मासूम बच्चे भी हैं। याद करें, यूएस ने मिसाइल्स जो है वो स्कूल पे मारा था, जब गर्ल्स स्कूल पे, इनमें ये मासूम बच्चे भी हैं, इंक्लूड हैं। याद है ना आपको? 170 गर्ल्स की डेथ हुई थी, मासूम बच्चों की, जो मिसाइल्स जो है वो स्कूल पे उन्होंने मारा था। 62 पीपल जो है वो इसराइल में भी मारे गए। जब ईरान ने रिटेलिएट किया, इसराइल पे ड्रोन्स और मिसाइल्स अटैक किए, तो 62 पीपल इसराइल में भी मारे गए। सबसे ज्यादा जो ह्यूमन लॉस हुआ है ना, वो आपको पता है कहां हुआ है? लेबनान में।
सबसे ज्यादा ह्यूमन लॉस लेबनान में हुआ है। although मीडिया उसको कवर इतना नहीं करती है, लेबनान में जितना लॉस हुआ है ना, वो आपकी सोच से ज्यादा है। अब तक की बात की जाए, 2000 लोग मारे गए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो खत्म ही हो गया है। और ये अटैक्स अब तक बंद नहीं हुए। इसराइल अब भी अटैक्स कर रहा है लेबनान पे। उसके बाद है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट, जस्ट अ मिनट। हाँ, यहाँ पे है इकोनॉमिक कॉस्ट। मोदी इसकी रिपोर्ट कहती है, ये नरेंद्र मोदी नहीं, मोडीज लगे। मोडीज की रिपोर्ट बताती है कि इस वार में जो डायरेक्ट कॉस्ट है ना, डायरेक्ट कॉस्ट यूएसए की, वो है $132 बिलियन। डायरेक्ट कॉस्ट, सीधी सीधी। अभी फाइटर जेट्स का लॉस, एयर बेसिस पे अटैक्स, ये काउंट ही नहीं किए। डायरेक्ट कॉस्ट बता रहा हूं, $132 बिलियन डायरेक्ट कॉस्ट। वो अलग है, एयर बेसिस पे जो अटैक हुआ है, रेडार डिस्ट्रॉय हुए हैं, ये अलग है। आल्सो आपने देखा होगा कि सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से ऑयल इंपोर्ट नहीं होता, फर्टिलाइजर्स भी होते हैं। फर्टिलाइजर्स भी होते हैं। फर्टिलाइजर्स भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से इंपोर्ट होता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की ब्लॉकेड से फर्टिलाइजर्स की जो कॉस्ट है, वो 47% इंक्रीज हुई। अब जब फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, ग्लोबल फूड प्राइसेस भी तो इंक्रीज होंगी ना। जब फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो ग्लोबल फूड जो है वो कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। इस वार से यूएस को इकोनॉमिक लॉस कम हुआ है। जो सबसे ज्यादा लॉस हुआ है ना, वो हुआ है गल्फ स्टेट्स को और ग्लोबल साउथ को। ग्लोबल साउथ को, ठीक है। ग्लोबल साउथ को सबसे ज्यादा शॉक्स लगे, शॉक्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक शॉक्स। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि इस वार से जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, वो 2.5% से ज्यादा नहीं होगा। जो कि लोएस्ट है, जो कि लोएस्ट है कोविड 19 के बाद। कोविड 19 में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नीचे आया था। कोविड 19 के बाद अब ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे आया है। उसके बाद है मिलिट्री कॉस्ट। मिलिट्री कॉस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने कांग्रेस को कहा कि भाई हमें $80 बिलियन सैंक्शंस कर दे, पैसे दे दे। हमें पैसे चाहिए, $80 बिलियन चाहिए हमें, ये जो वॉर में नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए। अदर स्टेट्स इन द रीजन आल्सो सफर्ड मेजर डैमेज, पर्टिकुलरली गल्फ स्टेट्स, जिनके ऊपर ईरान ने अटैक्स किए, जिससे गल्फ स्टेट्स को जो इकोनॉमिक या मिलिट्री लॉस हुआ है, वो हुआ है $60 बिलियन का। खुद ईरान ने भी सफर किया है। आपको पता है ईरान को $300 बिलियन चाहिए। $300 बिलियन चाहिए रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रीबिल्डिंग के लिए। $300 बिलियन। $300 बिलियन, ये याद रहे, ये नंबर याद रहे, क्योंकि ये आगे मेंशन होगा, ये आगे मेंशन होगा। जहां तक क्लियर है ऑल ऑफ यू? जहां तक क्लियर है
Now 14 points of proposed agreement between USA and Iran. अब ये नोट करते जाएं ध्यान से, ठीक है? जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं वो नोट करते जाएं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि यूएसए एंड ईरान एग्री टू स्टॉप मिलिट्री ऑपरेशंस इमीडिएटली। फर्स्ट पॉइंट है यूएसए एंड ईरान एग्री टू स्टॉप मिलिट्री ऑपरेशंस इमीडिएटली। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि मिलिट्री ऑपरेशंस को हम इमीडिएटली खत्म करेंगे, जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं उनको रोक देंगे। और इन मिलिट्री ऑपरेशंस में लेबनान भी शामिल है, लेबनान भी शामिल है। लेबनान में भी कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होंगे, मीनिंग लेबनान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवेनिटी को इंश्योर किया गया है बाय ईरान। दोबारा रिपीटिंग कि लेबनान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवेनिटी को इंश्योर किया गया है बाय ईरान। लेबनान को अकेला नहीं छोड़ा ईरान ने। अगर इजराइल ने अपनी मिलिट्री ऑपरेशंस लेबनान में बंद नहीं की तो एमओयू की वायलेशन समझी जाएगी एंड ईरान विल टेक नेसेसरी मेयर्स। नेसेसरी मेयर्स का मतलब क्या है? इजराइल पे दोबारा अटैक करेंगे हम। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन है वो ईरान की तरफ से हो या यूएसए की तरफ से हो या इजराइल की तरफ से हो, वो फौरन से बंद किए जाएं। और लेबनान में भी जितने ऑपरेशन चल रहे हैं पर्टिकुलरली इजरायली के वो भी बंद किए जाएं। सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट है रिस्पेक्ट फॉर इंटरनल अफेयर्स। सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है यूएसए एंड ईरान एग्रीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स सोवेनिटी एंड दे विल नॉट इंटरफेयर इन इंटरनल मैटर्स। दोबारा रिपीटिंग, पॉइंट नंबर 2 कहता है यूएसए एंड ईरान एग्री टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स सोवेनिटी एंड दे विल नॉट इंटरफेयर इन इंटरनल मैटर्स। इसका मतलब है कि एक दूसरे के मुल्क के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसे आप लोगों ने एंटी गवर्नमेंट रैलीज देखी थी ईरान में लास्ट ईयर। एंटी गवर्नमेंट या एंटी रिजीम रैलीज हुई थी। खास करके ये नैरेटिव था उनमें कि इकोनॉमी जो है वो ग्रो नहीं हो रही, वुमेन को भी सप्रेस किया जा रहा है। लास्ट ईयर ईरान में एंटी गवर्नमेंट रैलीज हुई थी। इन एंटी गवर्नमेंट रैलीज को यूएसए और इजराइल ने ही स्पॉन्सर किया था। और ड्यूरिंग द वॉर आप ट्रंप एंड नेतन्याहू की स्टेटमेंट देखें। ट्रंप ने क्या कहा था या नेतन्याहू ने ड्यूरिंग द वॉर, जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी, कि ईरान के लोगों निकल आओ, जिस हेल्प की आप डिमांड कर रहे थे कि हमें हेल्प चाहिए, ये रिजीम हमें सप्रेस कर रही है, वो हेल्प आ गई है, अपनी गवर्नमेंट को निकालो, कब्जा कर लो। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि ईरान की जो इंटरनल अफेयर्स है उनमें यूएसए और इजराइल इंटरवीन कर रहे थे। तो पॉइंट नंबर 2 यही कहता है कि आइंदा से एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन नहीं करेंगे हम। एक दूसरे की जो सोवेनिटी है उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी। पॉइंट नंबर 3, final agreement will be negotiated within 60 days. The timeline can be extended by mutual consent. लिखें, ये लिखें, जो बता रहा हूं लिखें, ये लिखें कि जो फाइनल एग्रीमेंट है वो निगोशिएट होगा 60 डेज में या 60 डेज के बाद। लेकिन जो टाइमलाइन है उसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं म्यूचुअल कंसेंट से।
पॉइंट 3 कहता है कि फाइनल एग्रीमेंट फाइनल एग्रीमेंट हम 60 डेज में करेंगे। ठीक है, फाइनल एग्रीमेंट हम 60 डेज में करेंगे दोबारा। और ये जो एग्रीमेंट है ये एक्सटेंड भी हो सकता है अगर हम म्यूचुअल कंसेंट देते हैं, हम खुद डिसाइड करेंगे। लेकिन ये जो एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, हम इसको लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट में कन्वर्ट करेंगे 60 डेज के बाद। 60 डेज के बाद। पॉइंट नंबर 4 और 5। पॉइंट नंबर 4 पे पहले बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि यूएस विल बिगिन रिमूविंग नेवल रिस्ट्रिक्शन। जो यूएस ने नेवी ब्लॉकेड किया था ना ईरान के पोर्ट पे, ईरानियन पोर्ट्स पे जो नेवल ब्लॉकेशन थी वो हटाई जाएगी। मीनिंग जो नेवल ब्लॉकेड है, जो यूएस नेवी ने स्टेट ऑफ हॉर्मस को या ईरानियन पोर्ट्स को ब्लॉकेड किया हुआ था, उसको खत्म किया जाएगा। सो अमेरिकन जो हैं वो नेवल ब्लॉकेड ईरान का खत्म करेंगे, ताकि जो कमर्शियल शिप्स हैं वो गुजर सकें, ताकि जो कमर्शियल शिप्स हैं वो गुजर सकें। पॉइंट नंबर 5। ईरान टू ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ईरान ने ओपन करना है। ईरान विल फैसिलिटेट सेफ पैसेज फॉर द कमर्शियल वेसल्स। ईरान ट्रेड रूट्स इन रीजन, ये जो ट्रेड रूट्स है ना इन रीजन में, पर्टिकुलरली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, ये रीओपन होगा। इस पॉइंट में ये बात भी कही गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ओपन किया जाएगा और 60 डेज के लिए ये ओपन रहेगा। 60 डेज इस वजह से क्योंकि बाद में उन्होंने बैठ के मीटिंग भी करनी है, नेगोशिएशंस भी करनी है कि आगे क्या करना है। फिलहाल 60 डेज के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मस ओपन रहेगा। आल्सो स्टेट ऑफ हॉर्मस में किसी किस्म की चार्जेस नहीं लगेगी, कोई भी चार्जेस नहीं होंगी। मीनिंग जितनी भी कमर्शियल शिप्स हैं जो स्टेट ऑफ हॉर्मस से गुजरेंगी वो टोल टैक्स पे नहीं करेंगी। ठीक है, जो ईरान ने कहा था ना कि हम अब पैसे लेंगे, जो शिप यहां से गुजरेगी हम पैसे लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहां तक समझ आए पॉइंट्स? 5th पॉइंट समझ आया आपको? 5 पॉइंट समझ आए? जल्दी से बताओ। पॉइंट नंबर 6, मनी फॉर ईरान रिकंस्ट्रक्शन। आपने कभी सुना है कि यूएसए की दोस्ती भी अच्छी नहीं होती, दुश्मनी भी अच्छी नहीं होती? कभी सुना है आप लोगों ने कि यूएसए की दोस्ती भी अच्छी नहीं होती, दुश्मनी भी अच्छी नहीं होती? दुश्मनी अच्छी होती है, दोस्ती सबसे ज्यादा बुरी होती है यूएसए के साथ। यूएसए के साथ कभी भी दोस्ती मत करो। ठीक है, वो आपको अब समझ आएगा, इस पॉइंट में समझ आएगा। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि $300 बिलियन
रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्लान इज प्रपोज्ड। किसके लिए? ईरान के लिए। ठीक है। रीजनल पार्टनर्स विल सपोर्ट ईरान इकोनॉमिक रिकवरी। रीजनल पार्टनर्स विल सपोर्ट ईरान इकोनॉमिक रिकवरी। ये $300 बिलियन अमेरिका नहीं देगा, लेकिन अमेरिका अपने एलाइज, जो उसके एलाइज मिडिल ईस्ट में जैसे कतर है, यूएई है, बहरीन है, ओमान है, इन कंट्रीज के साथ मिलके $300 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन के लिए ईरान को मिलेंगे। मतलब ये मिडिल ईस्ट के एलाइज ही देंगे। अभी मुझे ये बताओ, वार किसने स्टार्ट की? यूएसए ने। खत्म कौन कर रहा है? यूएसए। अटैक्स किन पे हुए? गल्फ पे हुए। पैसे कौन दे रहा है? पैसे कौन दे रहा है? गल्फ स्टेट्स। वार किसने स्टार्ट की? यूएसए ने। खत्म भी वही कर रहा है। अटैक्स किन पे हुए? अटैक्स किन पे हुए? यूएई, गल्फ, इन पे हुए। पैसे कौन दे रहा है? वही गल्फ स्टेट दे रहे हैं। बात समझ आई? इसलिए मैंने क्या कहा कि यूएसए की दुश्मनी भी अच्छी नहीं होती, दोस्ती भी अच्छी नहीं होती। दुश्मनी जो है वो भी ठीक है, दोस्ती बिल्कुल ठीक नहीं होती। ठीक है, दोस्ती बिल्कुल ठीक नहीं होती। पाकिस्तान ने भी भुगता है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने ये चीजें नहीं भुगती? आप देखें 9/11 के बाद देखें, वार ऑन टेरर लॉन्च करके, ठीक है, वार ऑन टेरर लॉन्च करके खुद जो है वो अफगानिस्तान से भाग गया। ठीक है, क्योंकि एलाइज है ना सामया, एलाइज हैं, उसके एलाइज हैं। वार अमेरिका ने स्टार्ट की। ठीक है। पॉइंट नंबर 7 और 8। पॉइंट नंबर 7 है सैंक्शंस का। सैंक्शंस का। सैंक्शंस किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। थोड़ा मैं स्लोली ये चीज पढ़ाऊंगा क्योंकि आपको समझ आए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सैंक्शंस का। यूएसए प्लान्स टू लिफ्ट सैंक्शंस ऑन ईरान। अब सैंक्शंस का मतलब क्या होता है? पाबंदियां, डॉलर पे पाबंदियां, यूएन की पाबंदियां ईरान के ऊपर, या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की पाबंदियां, और यूएसए की यूनिलेटरल सैंक्शंस या यूएस के यूनिलेटरल पाबंदियां। तो पॉइंट 7 कहता है कि जितने भी सारी पाबंदियां या सैंक्शंस हैं, इनको खत्म किया जाएगा ताकि ईरान इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करे। ताकि ईरान इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करे। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, एक तो यूएस ने यूनिलेटरली सैंक्शंस लगाए हुए हैं, फिर उनके डॉलर पे पाबंदियां हैं। ठीक। उसके बाद यूएन के थ्रू भी सैंक्शंस लगे हुए हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इनकी पाबंदियां। ये सारे सैंक्शंस खत्म किए जाएंगे ताकि ईरान इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करे। पॉइंट नंबर 8 जो है वो इसी से ही लिंक है। पॉइंट नंबर 8 है, या पॉइंट नंबर 8 कहता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। मीनिंग, ईरान रीअफर्म्स दैट इट शैल नॉट डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स। पॉइंट 8 कहता है ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। ईरान अफर्म्स दैट या रीअफर्म्स दैट इट शैल नॉट डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स। जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्ड है ना, अभी इस टाइम जो न्यूक्लियर का जखीरा मौजूद है, उसके हवाले से वो कहते हैं कि हम मिल बैठ के बातचीत करेंगे। जो ईरान के पास इनरिच यूरेनियम है ना, ठीक है, उसके बारे में ये कहते हैं कि हम मिल बैठ के बातचीत करेंगे। आल्सो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आकर ईरान के साथ फरीक बनेगी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये चेक करेगी कि ईरान एटम बम आया बना रहा है या नहीं बना रहा।
सो ईरान आज के बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ देगा। आल्सो ये पॉइंट नंबर 7 से ही रिलेटेड है। मीनिंग ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर अपना बंद करेगा फिर ही सैंक्शंस हटाए जाएंगे, पाबंदियां हटेंगी। ठीक है, दैट इज वाई पॉइंट 7 एंड 8 आपस में इंटरलिंक्ड है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करेगा फिर ही सैंक्शंस लगेंगे, मतलब सैंक्शंस हटेंगे, जितने भी सैंक्शंस हैं। फिर है पॉइंट नंबर 9 एंड 10, स्टेटस को। पॉइंट नंबर 9 है स्टेटस को का। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ये कहते हैं कि हम फिलहाल जब तक 60 डेज का विंडो ओपन है ना, तो इसमें हम स्टेटस को मेंटेन रखेंगे। मीनिंग इसका क्या मतलब है कि हम विड्रॉ करेंगे, कुछ ना कुछ विड्रॉ करेंगे, कुछ ईरान विड्रॉ करेगा, कुछ यूएसए विड्रॉ करेगा। वार नहीं होगी, वार नहीं होगी। और यूएसए कोई भी नए सैंक्शंस नहीं लगाएगा ईरान के ऊपर, ना ही कोई एडिशनल मिलिट्री फोर्सेस भी डिप्लॉय की जाएंगी रीजन में। इन 60 डेज में यूएसए कोई नए सैंक्शंस भी नहीं लगाएगा, ना ही कोई एडिशनल मिलिट्री फोर्सेस भी डिप्लॉय की जाएंगी। तो जैसी अभी सिचुएशन है वैसे ही रहने दे, जैसे अभी सिचुएशन है ना वैसे ही रहने दे। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 कहता है ईरान अपना ऑयल एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, या ईरान अपना ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है। टेम्पररी वेवर्स, टेम्पररी वेवर्स, वेवर्स का क्या मतलब होता है? इस्तस्ना, जिसे आप कहते हैं इस्तस्ना। जैसे इंडिया इंडिया को यूएस ने वेवर्स दिए कि आप रशिया से आप ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे इंडिया को वेवर्स दिए यूएस ने कि आप बेशक रशिया से आप ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं। सो टेम्पररी वेवर्स ईरान के लिए बहाल हो जाएंगे। और जो ईरानियन सेंट्रल बैंक है, ईरानियन सेंट्रल बैंक है, जैसे पाकिस्तान की स्टेट बैंक है, इसी तरह से ईरान की सेंट्रल जो बैंक है वो ट्रांजैक्शन कर सकती है किसी भी बैंक के साथ, किसी भी बैंक के साथ। सो अब ईरान ऑयल ट्रेड कर सकता है, ठीक है, इवन पाकिस्तान के साथ भी। नाउ यू टेल मी, आप खुद बताओ, क्या पाकिस्तान के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है कि जो हमने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, जिसको आप पीस पाइपलाइन कहते हो, वो फाइनलाइज करें? आप मीडिएटर भी हो, यूएस के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं, ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं। तो हमारा ये नेशनल इंटरेस्ट नहीं है? तो हमारा ये नेशनल इंटरेस्ट नहीं है कि हम ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को फाइनलाइज करें? व्हाट डू यू से? आपसे पूछ रहा हूं मैं। आप मीडिएटर हो, अच्छे रिलेशंस हैं, ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं, यूएसए के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं, रीजनल पार्टनर जो है उनके साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं। तो आपके मुल्क में एनर्जी क्राइसिस नहीं है क्या? तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है क्या, गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है क्या, कि हम सैंक्शंस भी जब हटे हैं, तो आपके पास ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है। रशियन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गैस की बात कर रहा हूं जुनेद, ईरानियन ऑयल की बात नहीं की। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात की मैंने, ऑयल की बात नहीं की मैंने, जो आपने प्रोजेक्ट किया था। अब ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है वो ईरान की साइड से कंप्लीट है, ईरान की साइड से कंप्लीट है। पाकिस्तान ने उसको डिले किया है, क्यों? ईरान के ऊपर जब सैंक्शंस लगे, ठीक है, यूएस ने या गल्फ स्टेट्स ने या पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया ने कहा कि भाई ईरान के साथ आपने ट्रेड नहीं करना है। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, प्रोजेक्ट को फाइनल करें, आपने साइन किया हुआ था।
क्या कह रहे हैं? वाई इज पाकिस्तान नॉट वर्किंग? क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे थे सामिया। पेट्रोल। पॉइंट नंबर 9 एंड 10 दोबारा बता दूं? पॉइंट नंबर 9 एंड 10 दोबारा बताना है आपको? पॉइंट नंबर 9 कहता है स्टेटस को रहेगा, जैसे सिचुएशन है वैसे ही रहेगी। कोई नए अटैक्स नहीं होंगे, कोई नई एडिशनल फोर्सेस डिप्लॉय नहीं होगी। बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 9 कहता है कि स्टेटस को रहेगा, कोई एडिशनल फोर्सेस डिप्लॉय नहीं होगी, ना वॉर स्टार्ट होगी, ना नए सैंक्शंस लगेंगे। जैसी सिचुएशन है वैसे ही रहने दे। पॉइंट नंबर 10 कहता है कि ईरान अपना ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है। टेम्पररी वेवर्स दिए गए हैं उनको, टेम्पररी वेवर्स दिए गए हैं। सो टेम्पररी वेवर्स ईरान के अब बहाल हो गए हैं। आल्सो ट्रेड किस तरह से करते हो आप? मतलब आपकी बैंक्स जो है, बैंक्स ना पेमेंट करती है ना, तो ईरान की सेंट्रल बैंक को भी अलो किया गया है, वो ट्रांजैक्शन कर सकती है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं मैं। सो अब ईरान जो है वो ऑयल ट्रेड कर सकता है दूसरी स्टेट्स के साथ। ये पॉइंट नंबर 9 10 है सिंपली। पॉइंट नंबर 11, फ्रोजन फंड्स। जितने भी ईरान के पैसे ब्लॉक किए हैं, कोई 100। जुनेद अरशद बाद में बहस करते हैं, अभी ये सुन ले, सारी पॉइंट सुन ले। क्वेरीज मैंने ले भी ली है, थोड़ी रिपीट भी कर दिया। बाकी जो एडिशनल क्वेरीज हैं वो लास्ट में। कोई $100 बिलियन ईरान के, ये फ्रोजन है। बाकी स्टेट्स में, जो बाकी स्टेट्स है वहां पे ये फ्रोजन है। आल्सो बाकी स्टेट्स में ईरान के एसेट्स भी हैं जिनको ईरान यूटिलाइज नहीं कर सकता था। अब वो सारे एसेट्स एंड फंड्स ये रिलीज किए जाएंगे ताकि ईरान उनको यूज कर सके, ताकि ईरान उनको यूज कर सके। सिंपली ये बात है। पॉइंट 12 to 14, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड फाइनल नेगोशिएशंस। पॉइंट नंबर 12 कहता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 12 है अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एमओयू, कि ये जो एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा। ठीक है। ये जो एमओयू है उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म बनाया जाएगा। एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, ध्यान से सुने, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म बनाया जाएगा जो कि इसकी सक्सेसफुल सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन करेगा। यानी कोई कमेटी बनाई जाएगी आसान से लफ्जों में, जो कि देखेगी कि जो भी पॉइंट्स हैं, पॉइंट 1 2 3 4 5, क्या उन पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। आसान से लफ्जों में कि कोई कमेटी बनाई जाएगी जो कि देखेगी कि जो पॉइंट 1 2 3 4 5 जो आपने पढ़े हैं, क्या ये इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ओके। पॉइंट 13, फॉर्मल नेगोशिएशन। फॉर्मल negotiations will begin after initial measures are implemented। मतलब पॉइंट 1 4 7 8, इनके ऊपर जब अमल हो जाएगा ना, इनके ऊपर जब अमल हो जाएगा ना, उसके बाद हम फॉर्मल नेगोशिएशंस, यानी 60 डेज के बाद फॉर्मल नेगोशिएशंस करेंगे। दोबारा रिपीटिंग, फॉर्मल नेगोशिएशंस विल बिगिन आफ्टर इनिशियल मेजर्स आर इम्प्लीमेंटेड। मतलब जो पॉइंट 1 है, 4 है, 7 है, 8 है, इनके ऊपर जब अमल हो जाएगा उसके बाद हम फॉर्मल नेगोशिएशंस, यानी 60 डेज के बाद फॉर्मल नेगोशिएशंस हम करेंगे। पॉइंट नंबर 14,
दैट इज फाइनल पॉइंट, दैट इज फाइनल पॉइंट। यहां इसको आप कहते हैं फाइनल एग्रीमेंट, फाइनल एग्रीमेंट। पॉइंट 14 कहता है जो फाइनल एग्रीमेंट है उसको यूएन की बैकिंग होगी, यूएन की बैकिंग होगी। जो फाइनल एग्रीमेंट होगा 60 डेज के बाद उसको यूएन की बैकिंग होगी, मीनिंग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के थ्रू इसको लीगल स्टेटस दी जाएगी। मीनिंग मीनिंग के जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के थ्रू इसको लीगल स्टेटस दी जाएगी, जिससे ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बन जाएगा। पॉइंट 14 कहता है जो फाइनल एग्रीमेंट होगा ना उसको यूएन की बैकिंग होगी, जिसका मतलब है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के थ्रू इसको लीगल स्टेटस दी जाएगी, जिससे ये एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग हो जाएगा। ये आपकी 14 पॉइंट्स थी जो कि ईरान और यूएसए के बीच में है। नेक्स्ट पार्ट है पाकिस्तान की मीडिएशन है और इजराइल है। इसको हम कल की ओरिएंटेशन में करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की मीडिएशन वगैरह ये सब इंशाल्लाह कल भी ओरिएंटेशन क्लास है आपकी, उसमें करेंगे। जस्ट अ मिनट।